Shall we start? चलो. So during the PLT sessions तुम लोगों ने tokens पढ़े थे, right? Tokens के अंदर बहुत सारी categorization हमने पढ़ ली है. टोकन्स के अंदर बेसिकली वो क्या था, वो एक तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक ही था जिससे आपका सारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है. सो वो क्या था, कहते हैं जावा द प्रोग्राम कंटेन क्लासेस एंड मेथड and then further the method contain the expression statement required to perform a specific operation. तो जो भी टास्क चलेगा वो टोकन्स के थ्रू होगा. कहते हैं these statements and expressions are made up of tokens. In other words we can say that expression and statement is a set of tokens. वो set of tokens के अंदर ही आती है. Tokens are the small building block of a Java program that are meaningful to the Java compiler. जो भी तुम्हारा कंपाइलर समझता है वो हर एक चीज टोकन के अंदर बना के रखी गई है. कहते हैं फर्दर दीज टू कंपोनेंट्स कंटेन वेरिएबल्स, कंस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स. मेनली जावा के अंदर कितने कीवर्ड्स हैं सबकी लिस्ट यहाँ पे है. जो आपका टेस्ट फ्राइडे में होगा उसके अंदर कुछ भी चीज पूछी जा सकती है. टिल द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से भी आपने स्टार्ट करा है ना वहाँ से लेके फ्राइडे तक का जितना भी सिलेबस होगा वो सारी चीज इसमें कवर होगी. क्लियर विद एवरीवन? The next is identifier. So keywords भी सबको पता चल ही गए थे. Keywords basically क्या होंगे? Reserved word होंगे. They have predefined meaning and cannot be defined. Keywords के लिए सिर्फ 3 लाइन है. First of all, keywords ये क्या होगा? First of all, keywords are reserved word. Second, they have predefined meaning, and third, they cannot be redefined. तो ये तीनों लाइन सबको समझ में आ गई है. पहली लाइन का मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर में ऑलरेडी स्टोर है. दूसरी लाइन, इसका एक ऑलरेडी मतलब प्रेजेंट है. थर्ड, आप इसको अपने लिए कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए नहीं कह सकते. क्लियर विद एवरीवन? अगर मेन का मतलब है लोअर केस MAIN, मेन फंक्शन का मतलब है कि उसने टास्क परफॉर्म करना है, सबसे पहले एग्जीक्यूशन करनी है, तो वो सबसे पहले ही एग्जीक्यूट होना चाहिए. क्लियर विद एवरीवन? अगर आपने मेन को गलत तरीके से यूज करा, उसको सिंटेक्स को गलत लिखा, तो वो काम खराब हो जाएगा. बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी लिस्ट है कीवर्ड्स की. Then there are identifiers. तो identifiers मैंने पहले भी समझाया था. वो क्या होते हैं? वो names होते हैं, sorry, unique names होते हैं जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करता है having some certain of rules. तो वो रूल्स क्या क्या थे ये पढ़ा था. फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है? आइडेंटिफायर हो सकता है मस्ट बी लेटर, अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन. अब जावा में सिर्फ ये चीज एक अलग है, एक डॉलर साइन भी आप ले सकते हो. इसके अलावा आप कोई अदर सिंबल्स के अंदर यूज नहीं कर सकते. एंड डोंट वरी, जो डॉलर साइन भी यूज करते हो वो भी आप तब यूज करते हो जब एक्चुअली में इसका कोई यूआई के अंदर मीनिंग है, जिसको हम आगे सेशन में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप वेरिएबल वैसे ही बनाओगे जैसे आप बनाते आ रहे हो. देन दैट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट मे कंटेन डिजिट्स. इसमें डिजिट हो सकते हैं लेकिन डिजिट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती. सेकेंड, वाइट स्पेस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द आइडेंटिफायर. तो उसके लिए क्या कर सकते थे? फर्स्ट ऑप्शन, मल्टीपल वर्ड्स की लिंकिंग करनी है यूजिंग अंडरस्कोर. सेकेंड ऑप्शन, यूज अ कैमल केस. थर्ड, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. नॉट इवन आइडेंटिफायर्स बट द होल जावा, पूरी कोर जावा, एडवांस जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करते हो सारी की सारी किसके लिए बनाई जाती है? केस सेंसिटिव में ही बनाई जाती है. एंड देन थर्ड वुड बी दी वेरिएबल्स. मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर्स की बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो वेरिएबल्स. वेरिएबल में क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं. और वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है? वो मेमोरी में एक स्टोरेज एलोकेशन होती है जहाँ पे क्या होता है, एक वैल्यू स्टोर होती है. क्लियर विद एवरीवन? अब आपको यहाँ पे थोड़ा बस ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करोगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये क्लिप्स आई होप सबके पास डाउनलोडेड है, राइट? सो काम शुरू कर देते हैं, साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल लेते जाएंगे. न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं.
फाइल बनाने को पता चल गया था ना सबको। अपना फोल्डर ओपन करो, सोर्स में जाके राइट क्लिक करो, और एक तो सजेशंस बहुत आते हैं इसमें। न्यू पे जाके जावा फाइल, और फाइल का नाम लिख दो, और फाइल का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो मान लो मैं लिख रही हूँ अपनी फाइल का नाम जो होनी चाहिए इंडेक्स, ये इंडेक्स, अपनी पहली फाइल का नाम मैं इंडेक्स लिख रही हूँ, डॉट जावा अपने आप आ जाएगा। चलो ये आ गई। अब इसके बाद सेकंड चीज़ क्या करनी है, मेन मेथड बनाना, एंड थोड़ा स्लो चल रहा है, सजेशंस जैसे आएंगे, आ गया सजेशन, एंड रीड कर दूँ, डन। यहाँ तक हमने पहले भी काम कर लिया था। अब यहाँ पे ये इंडेक्स क्लास बन गई। क्या इसके मेन मेथड का मतलब है, क्या पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, इसको सबको छोड़ दो। जब पैकेजेस पे आएंगे, जब टेम्पलेट्स पे आएंगे, तब इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर विद एवरीवन? चलो अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स, ठीक है। सो वेरिएबल का एक चीज़ तो समझ में आ गई, वो बेसिकली क्या होंगे, एक तरीके की स्टोरेज एलोकेशन ही होंगे। डन। अब वेरिएबल को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है जी। तो देखो अगर आपको वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं ना, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट होते हैं। एक तरीका होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का, एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। जो हम मेथड यूज करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन होगा। डिक्लेरेशन मेथड का मतलब होता है कि जब आप यूजर से क्या ले रहे हो, इनपुट ले रहे हो। बात समझ में आई? अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डायरेक्ट देती हूँ, and second would be variable initialization। सिंपल सा लॉजिक, सबसे पहले कर लेते हैं डिक्लेरेशन पार्ट को। अब डिक्लेरेशन में क्या होगा, सिंपल सा सिंटेक्स, सबसे पहले क्या लिखनी है, डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, देन बस। इसको आप क्या कहते हो, यूजर इनपुट मेथड भी कहते हो, यूजर इनपुट मेथड। किसके लिए, क्योंकि देखो है तो ये वेरिएबल, बट इसके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब वो वैल्यू आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे, तो यहाँ तो आपके पास है ऑप्शन, डायरेक्ट वैल्यू दे दो, यहीं पे वैल्यू दे दो, मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि इस वेरिएबल में आगे चल के कौन सी वैल्यू आएगी एंड कौन से ऑपरेशन होंगे। गेट माई पॉइंट। लेकिन जब आप यूजर से इनपुट लोगे, तो वो आप उसके लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन को यूज करोगे। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सारा काम इनिशियलाइजेशन से। क्लियर विद एवरीवन? और अगर मैं यहीं से इसका ये सिंटेक्स लूँ, यहाँ तक कॉपी करें एंड देन पेस्ट हियर, एंड देन यहाँ पे क्या लिख दे, वैल्यू लिख दे, तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा। देन, और याद रखना इसका सिंटेक्स बेसिक सा रूल है, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपल सा लॉजिक है कि राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर होगी। उससे पहले आपको उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर विद एवरीवन? अगर आप डेटा टाइप्स को पढ़ो तो ये सारी चीज़ बताई हुई है, पीएलटी सेशंस में भी हमने पढ़े डेटा टाइप्स क्या होती है, कितनी तरीके की होती है। अगर हम कोर जावा की बात करें तो डेटा टाइप्स कहते हैं रिप्रेजेंट द वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जावा के अंदर दो तरीके की मेनली डेटा टाइप्स होती हैं कैटेगराइजेशन में, एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब हो गया जो आपकी स्टोर्ड होगी, नॉन प्रिमिटिव का मतलब हो गया जो आप खुद से क्रिएट करने वाले हो। क्रिएशन करोगे लेकिन वो बनी बनाई क्लासेस से होंगे। जब डेटा टाइप्स के हम इन देखना, अगर पूरी कोर जावा में ना थ्रू आउट हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग के चैप्टर होंगे, एरेस के चैप्टर होंगे, हमारे डेटा टाइप से खत्म नहीं होंगे। सो प्रिमिटिव के अंदर आपको मिल जाती है बेसिक दो कैटेगराइजेशन, एक बुलियन, दूसरी न्यूमेरिक। तो बुलियन के अंदर वो एक ही वैल्यू देती है, कौन सी, बुलियन, जिसके अंदर बताया था दो ही वैल्यूज हो सकती है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 0 1 की बात नहीं होगी, यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात होगी। देन न्यूमेरिक्स के अंदर आपको कैरेक्टर मिलते हैं एंड इंटीग्रल्स। कैरेक्टर के अंदर आपको मिलती है क्या डेटा टाइप,
एंड इंटेग्रल्स के अंदर होती है दो आगे फर्दर कैटेगराइजेशन, एक होती है इंटीजर, दूसरी कौन सी होती है, फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर में आपको मिल जाती है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर मिल जाती है फ्लोट एंड डबल। डन। सारे डेटा टाइप्स के चैप्टर को एक दिन हम ब्रीफ से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इनको यूज करेंगे, मेनली द इंटीजर डेटा टाइप। क्लियर हो गया? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इनको हम ज्यादा यूज करेंगे। सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब जरा ये सारी रेंज भी है, और याद रखना टेस्ट के अंदर किसी की रेंज भी पूछी जा सकती है। अगर आपको प्लेसमेंट के लिए पेपर देने हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं कि इस डेटा टाइप की एग्जैक्ट रेंज बताओ, तो वो आपके टिप्स में होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये सारे इसके अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन दिया हुआ है, ये भी सारा वही चीज़ है। एंड सिर्फ प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो अभी फिलहाल मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन यूज़ कर रही हूँ। तो डेटा टाइप है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर रही हूँ। मैंने सिंपल एक लिख दिया num1, चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वन नम, तो ना चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर इज इक्वल लिख दूँ मैं 10, तो यहाँ तक काम हो जाएगा। सेमी कॉलम तो लगाना ही लगाना है। क्यों लगाना है? सेमी कॉलम से पता ये चल रहा है किसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है। देखो ये होगी हमारी क्लास जो कि आनी आ रही है, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जरूर है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगी, क्लास होगी, एंड देन उसके अंदर क्या होगा, मेन मेथड होगा। सबसे पहले कंपाइलर इस मेन मेथड को ढूंढेगा, एक्चुअली इस मेन कीवर्ड को ढूंढेगा। इसके अंदर यही प्रोग्रामिंग करके रखी गई है। उसके बाद ये जो कमेंट्स लिखे हैं, कमेंट्स तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देन लास्टली चलेगी ये डेटा टाइप। तो इस पॉइंट पे कंपाइलर को इतना समझ में आया कि उसने NUM नाम का एक वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर कितनी वैल्यू डाल दी, m वैल्यू डाल दी। बात समझ में आई? अब इसको प्रिंट कैसे कराना है, हाउ टू प्रिंट द वैल्यूज। सो बेसिकली हम शॉर्ट में लिखेंगे एस आउट, बन जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। कोई बता सकता है ब्रीफ में इसके बारे में? मैंने लास्ट टाइम बताया था। जी बोलो। अंदर आउट नाम के मेथड्स होंगे, उसके अंदर कंटेनर के मेथड होंगे। सॉरी, सिस्टम क्लास होगी, आउट क्लास होगी, उसके अंदर कंटेनर टाइप का मेथड होगा। जहाँ पे देखो सबसे पहली चीज की मेथड जैसे आइडेंटिफाई होगी, जहाँ पे आपको दिखे कि ये पैरेंथेसिस है, ये जो राउंड ब्रैकेट है, समझ लो कोर जावा के अंदर मेथड है। क्लियर हुआ सबको? चलो तो इसके अंदर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना मैसेज प्रिंट करा देंगे। सिंपल सा लॉजिक, द वैल्यू ऑफ नंबर इज, तो कॉमा डाल के, सॉरी प्लस का सिंबल डाल के आप अपना नम प्रिंट करा सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई? एंड डायरेक्ट इसको क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। टाइम मिला, तुम लोग अपने लैपटॉप में करोगे तो जल्दी हो जाएगा, मेरे में स्टोरेज बहुत चल रहा है। आ गई यहाँ पे वैल्यू ऑफ नंबर कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर हुआ सबको? अब तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मेरे को एक टेम्परेचर के लिए वेरिएबल बना के दिखाना है, और एक यूज़र नेम के लिए। ये दो वेरिएबल्स है, बना के दिखाओ और उसको प्रिंट भी करा के दिखाओ। प्रॉपर प्रिंट करके बताना है कि दैट इज योर एक्स वाई जेड इज योर यूजर नेम, और ये तुम्हारा एक्सेल का टेम्परेचर है। क्लियर हुआ? टेम्परेचर नाम का और यूजर नेम नाम के दो वेरिएबल बना के दिखाओ इसको। खुद से कोशिश करो सोचने की क्या बनेगा इसका। ऑनलाइन चेक
यहाँ पे प्लस लिखा है क्योंकि मुझे वेरिएबल प्रिंट कराना है। देखो प्लस का मतलब समझो फिलहाल के लिए कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होता है चलो मैं इसको बाद में बता दूंगी। सिंपल से लॉजिक तुमने पीएलटी के सेशन लगाए है ना, तो उसमें मैं बताया था मैंने सिंपल से लॉजिक। डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो क्या होता है एज इट इज प्रिंट हो जाता है। उसके बाद जब आपको कोई वैल्यू प्रिंट करानी होती है डायरेक्ट तो लिखोगे नहीं, वो वेरिएबल के अंदर है। उस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो पहले प्लस का सिंबल डालना पड़ता है। अगर इसके बाद भी मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो मैं उसके लिए प्लस का सिंबल डालूंगी एंड फिर यहाँ पे मान लो मैं बाय लिख दूँ। ये लॉजिक है। प्रिंट होने में बड़ा टाइम लगाता है तो जल्दी से बनाओ एक टेम्परेचर का वेरिएबल और एक यूजर नाम का वेरिएबल। डन। 10 भी प्रिंट हो गया, बाय भी प्रिंट हो गया। एक सेकेंड।
जल्दी करो फिर नेक्स्ट काम शुरू करें। 2 वेरिएबल्स में थोड़ा ना टाइम वेस्ट करना सारा। हो गया बाकी कंप्लीट? सबका हो गया? यूजर ने मेरा नहीं समझ में आ रहा, उसमें क्या दिक्कत होगी? बेसिकली क्या है स्कैनर क्लास। नेक्स्ट है जी यूजर इनपुट। आज इसको खत्म करते हैं। यूजर इनपुट में क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब क्या है, अभी वैल्यू तुम्हें नहीं पता। जब तुम्हें वैल्यू नहीं पता तुम क्या करोगे? यूजर से लोगे। एंड मोस्टली हम जो प्रोग्राम बनाते हैं या जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो सारे के सारे यूजर इनपुट से ही होता है। ठीक है जी। अब यूजर इनपुट के लिए बेसिकली क्या होगा, कहते हैं एडवांस वर्जन ऑफ बफर रीडर विच वाज एडेड इन द लेटर वर्जन ऑफ जावा। वो सारी की सारी क्या होगी? एक स्कैनर क्लास होगी। अगर आपको जावा में यूजर इनपुट लेना है तो आपको एक क्लास यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि जावा के अंदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो बनी बनाई है। तुम्हें सिर्फ उनका यूज करना आना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ उसको, जो बनी बनाई लाइब्रेरीज है, उसको सिर्फ अपने कोड में लेके आना है, कुछ सिंटेक्स को फॉलो करना है एंड देन यू विल बी एबल टू यूज इट। क्लियर हुआ यहाँ तक? वो जो लाइब्रेरी होगी वो हमारी स्कैनर क्लास की होगी। क्लियर? स्कैनर क्लास के अंदर आपको कुछ रूल और फॉलो करना पड़ता है यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं,
इसका सिर्फ एक ही रिलेशन समझो कि क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों आपस में जुड़ी हुई। अगर सिर्फ क्लास बनाओगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। गेट माई पॉइंट। जब इसको इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, जब बेसिकली हमारे ऊपरी कंसेप्ट आएंगे ना, तब इसको हम क्लियर करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि अगर तुम लोग को यूजर इनपुट चाहिए, तुम लोग को स्कैनर क्लास लेनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? और मैं पहले बता दूं कि सारी केस सेंसिटिविटी है, तो इसको पढ़ो ठीक से कि क्या क्या कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर हुआ? चलो, अगर मान लो मुझे यूजर इनपुट लेना है, कहते हैं द स्कैनर इज मच ईजियर टू रीड एज वी डोंट हैव टू राइट थ्रोज एज देयर इज नो एक्सेप्शन थ्रू इट। मतलब कई बार होता है कि कोड के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं जो यूजर देता है। तुमने कौन सा लिखा? स्ट्रिंग लिखा, उसने तुम्हें इंटीजर दे दिया। तुमने इंटीजर लिखा, उसने स्ट्रिंग दे दिया। तुमने टेम्परेचर फ्लोट में मांगा, उसने इंटीजर दे दिया। कुछ इस तरीके की एक्सेप्शंस होती है, कुछ अलाउड होती है, कुछ अलाउड नहीं होती। गेट माई पॉइंट? अगर एक फ्लोटिंग नंबर है, उसके लिए तुम इंटीजर नंबर दे दो तो वो कई हद तक एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन इंटीजर नंबर के लिए फ्लोटिंग नंबर एक्सेप्ट नहीं होता। जब तुम वैल्यू डाल रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि मुझे एग्जैक्ट यही वैल्यू डालनी है, लेकिन जब यूजर इनपुट करोगे ना, तुम यूजर पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो तुम्हें कौन सी वैल्यू देगा, तो तुम्हें उसके लिए पूरा का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड नेक्स्ट, सबसे पहले क्या, तो उसके लिए सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा आपकी स्कैनर क्लास को। कैसे करोगे? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। कहते इंपोर्ट का मतलब वैसे सबको समझ में आया ना, इंपोर्ट क्या होता है? लिखे ना अपने कोड के अंदर, जावा जो आप पढ़ रहे हो डॉट यूटिल, मतलब जावा क्लासेस के अंदर कुछ पैकेजेस बने हो गए हैं यूटिलिटीज के, जो भी छोटे छोटे ब्लॉक सिस्टम होते हैं। डॉट स्कैनर, ये है मेन आपकी स्कैनर क्लास। क्लियर हुआ? इस स्कैनर क्लास को आप जैसे इंपोर्ट करोगे, आपके पास वेरियस मेथड खुल जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको यूज करोगे। करके देखते हैं इसको। सो इसकी कमेंट कर देते हैं। मैंने एक सिंपल सा लिखा, मैं लिखा इंट ए, बस इतना सा लॉजिक। अब मुझे क्या करना है? इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करोगे? बेहतर ये हम इसको पहले क्रिएट कर लें। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या चाहिए होती है? स्कैनर क्लास चाहिए होती है। अब ये जो आया था स्कैनर जावा डॉट यूटिल, तो चढ़ के देखते हैं, ये स्कैनर क्लास आ गई। बेसिकली ये चाहिए। अगर किसी ने अपने कोड में फिलहाल के लिए ये करने की कोशिश करी ना, तो उसको मत करना। बेसिकली ये भी तरीका होता है, जितने भी पैकेजेस बने हैं, जितनी भी क्लासेस बनी है, सारे क्लासेस एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ? आ जाओ। जितनी भी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगी। अभी तक आपको किसी क्लास के बारे में पता ही नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं है। जितने सेशंस भी आगे चल के पढ़ते जाओगे ना, जब तुम्हें इस चीज की आदत पड़ेगी ना, तो फिर तुम्हें जावा नहीं आने वाली। देखो, मैंने एस्टेक लिखी। एस्टेक का मतलब क्या है? ऑल मतलब जितनी भी क्लासेस है सारी एक ही बार में इंपोर्ट हो जाए, तो मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी क्लास कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। क्लियर हुआ सबको? तो बेसिकली अभी हम सिर्फ उसी क्लास को यूज करेंगे जिसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं। देन क्लियर? अब इसको टॉप पे क्यों लिखा? जो भी इंपोर्ट की स्टेटमेंट होती है वो सबसे टॉप पे लिखी जाती है। स्ट्रक्चर याद है ना? स्ट्रक्चर में ऐसे ही था और यही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने लिख ली स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास से क्या बनता है? एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट क्या है? कोवियर आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर की रूल है वो सारे ऑब्जेक्ट में लगेंगे। क्लियर? फिर इज इक्वल टू करके क्या लिखते हो? न्यू लिखते हो। न्यू क्या है? न्यू बेसिकली कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करता है, जो जावा के अंदर क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद यू हैव टू राइट द स्कैनर क्लास। उसके बाद सिस्टम, सिस्टम क्लास थी, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। क्या लिखना है? एक स्कैनर क्लास लिखनी है, स्कैनर क्लास लेके आनी है। जैसे स्कैनर क्लास पे इनपुट करोगे, इंपोर्ट हो जाएगी स्कैनर क्लास। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या? न्यू स्कैनर। यानी कि स्कैनर क्लास में जो किसमें है? सिस्टम। सिस्टम मतलब ये जो कंप्यूटर है सारा आपका, ये जो सारा सिस्टम है, डॉट इन। सिस्टम के अंदर मतलब पूरे कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक डॉट इन की क्लास है। डॉट इन क्लास मतलब आपका जो कीबोर्ड है।
क्लियर हुआ? तो जो आप यूजर इनपुट करोगे, कहते हैं स्कैनर क्लास के अंदर सिस्टम डॉट इन, मतलब जो हम कीबोर्ड से यूजर इनपुट करवाएंगे, जो भी यूजर इनपुट करवाएंगे उसके लिए हमें मेमोरी चलेगी, और वो मेमोरी कैसे मिलेगी? वो न्यू देगा। क्लियर हुआ? ये न्यू आपके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? न्यू बेसिकली क्या करेगा? न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा स्कैनर क्लास का, जो किसके लिए यूज होगा? कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए। मैंने सिंपल सा लॉजिक क्या कहा? स्कैनर क्या है? एक इनपुट क्लास है, उस क्लास के अंदर सिस्टम डॉट इन है। उस क्लास के अंदर क्या है? एक सिस्टम डॉट इन है। वो सिस्टम डॉट इन करता है कि आपके कंप्यूटर में जो आपका कीबोर्ड है, इसके थ्रू जो आपने इनपुट देना है, वो इनपुट क्या होगा? एक नई मेमोरी लोकेशन के लिए क्रिएट होगा, जिसका नाम क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा, और किसको बिलोंग करेगा? स्कैनर क्लास को बिलोंग करेगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर हम इसको क्रिएट करें तो कैसे करें? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया स्कैनर क्लास का, मैंने एससी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जनरली एससी लिखते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन न्यू लिखो, उसके बाद अपनी स्कैनर क्लास लिखो, देन लिखो सिस्टम डॉट इन। इतना लॉजिक। अब क्या करेंगे? एससी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, अब लिखेंगे एससी डॉट, और इसके अंदर सारे के सारे हमें मेथड्स मिल जाएंगे। अगर आपको इंटीजर नंबर चाहिए यूजर से तो इंटीजर लिखोगे, अगर आपको बाइट चाहिए तो बाइट लोगे, अगर आपको फ्लोट चाहिए तो फ्लोट लिखोगे, एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ये सारे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, टाइम आने के बाद। जब एलएसबी करोगे तो सारे नेक्स्ट इन, पास, नेक्स्ट इन, ये सारे आयो एक्सेप्शन सारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आपने जनरली क्या यूज करना है? कैर यूज करना है, इंटीजर यूज करना है, बाइट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, एंड कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। क्लियर विद एवरीवन? चलो, हमने लिखा है। फिलहाल के लिए मुझे नेक्स्ट इंट चाहिए, तो मैं नेक्स्ट इंट लिख रही हूँ, एंड यहाँ पे ऐसा आउट करके इसको प्रिंट भी करा लेंगे। बेसिकली द वैल्यू, डायरेक्ट अगर मैं इसके अंदर ए लिख दूँ तो यहाँ तक कोड ठीक है? सभी पढ़ के आए हो? बताओ। अगर मैं यहाँ तक प्रिंट कराऊंगी तो गैस कर सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा? सिर्फ इंटीजर नंबर ही आएगा। तो यहाँ तक कोड ठीक है? चल जाएगा? ठीक है, चला के देखते हैं। क्योंकि जब आपके प्लेसमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, या फिर इंटरव्यूज के क्वेश्चन होते हैं, उनमें सिर्फ उन्होंने कोड लिखा होता है, सिर्फ उन्होंने कोड लिखना है, आपने आउटपुट गेस करना होता है। आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता, कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता, ना ही आपके पास कुछ और कोई मोबाइल फोन होता है जिससे आप देख के कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनमें सिर्फ कोड लिखा होगा, कोड को गेस करके आप उसका आउटपुट देखना। अब अगर हम देखें इसके अंदर, मैं यहाँ पे अगर 10 हिट कर दूँ तो आ गया यहाँ पे क्या? 10। उसने मेरे से यूजर इनपुट मांगा ना, तो मेरे को अपने आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर, ये जो नीचे कंसोल आ रहा है, इसके ऊपर मुझे आउटपुट देना पड़ेगा। क्लियर हुआ सबको? लेकिन एक ऑप्शन और करके देखते हैं कि क्या ये डेटा टाइप यहाँ तक सीमित रहेगी कि नहीं। इसको बदल चलते हैं, मैंने 10.76, तो ये मुझे क्या देगा? एरर देगा, और एक एरर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े एरर। कौन कौन सी एक्सेप्शन आ गई? थ्रो फॉर आ गई, नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट इंटीजर की आ गई, नेक्स्ट इंटीजर की आ गई यहाँ पे भी, और कौन सी लाइन में आ गई? 89 में आ गई। क्लियर हुआ? तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इसके अंदर आपकी फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी, तो क्या करना पड़ेगा? फ्लोट के लिए अलग से फ्लोट की वैल्यू देनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप डबल भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? इन सारे डेटा टाइप्स में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टोरेज में फर्क है। ठीक है, जिसको कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर विद एवरीवन? चलो, तुम लोगों ने भी क्या करना है, एक तरीके से कंसोल क्रिएट करना है, पैटर्न्स टाइप। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा प्रिंट करा के दूँ, कल का प्रोजेक्ट बनाओगे तो यूआई के लिए इजी रहेगा। यहाँ तक आ गया? मान लो ये मेरी सबसे पहले एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद होगा प्लीज एंटर योर नेम। अब मुझे ये करना है, उससे नेम एंटर करवाना है। क्लियर हुआ?
अब आपका टास्क क्या है कि आपने यूजर से कौन कौन सा इनपुट लेना है। उसका एक यूजर नेम इनपुट लेना है, उसका पासवर्ड लेना है, उसकी ईमेल लेनी है एंड पासवर्ड जो होगा आपका, कुछ भी पासवर्ड ले सकते हो। फिर आपने उसकी ईमेल लेनी है एंड लास्ट में आपने उसका एक फ़ोन नंबर लेना है। जब फ़ोन नंबर लोगे तो आप 10 एंटर करने की कोशिश करोगे, तब आपको इंटीजर की रेंज भी पता चल जाएगी कि कितने कैरेक्टर्स के अंदर आ सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो ये सारी चीज़ अभी के अभी आपने मुझे ऐसे छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाना है। हो जाएगा सबसे सिर्फ यूज़र इनपुट है इसके अंदर और कुछ नहीं है। जब ऑपरेटर्स पे आएंगे तब कैलकुलेशन भी कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर सबको? चलो शुरू हो जाओ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो ना एक्सेप्ट नहीं हो रही थी क्लास। ओके ओके, नहीं नहीं मैम, वैसे वो म्यूट नहीं हुआ होगा माइक में। सॉरी। जी।
सारा प्रॉपर बनाया इसके अंदर प्रॉपर बनाया पासवर्ड भी लिखी